अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने एक बेवा से निकाह किया जिसकी जवान बेटी थी। मेरे अब्बा इसे बाप जैसा प्यार देते, मगर मेरी बीवी ने अब्बा पर गंदा इल्जाम लगा दिया। मैंने फौरन तलाक देकर माँ बेटी को घर से निकाल दिया और अब्बा से माफी मांगी। इस वाक़ये के बाद अब्बा बीमार होकर बिस्तर से लग गए। एक रात अब्बा रोने की आवाज सुनकर भागा भागा इनके पास गया तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मैं बेरोजगार इंसान था और रोजगार की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। घर में मेरे बाप के अलावा और कोई नहीं था। फिर इन्हीं दिनों मैंने एक बेवा औरत से निकाह कर लिया। इसकी जवान बेटी थी। मैंने इसकी बेटी को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार दिया और घर ले आया। अब्बा ने मेरी बीवी बेटी का दिल से इस्तकबाल किया और मेरी बीवी की बेटी को बहुत प्यार तवज्जो देते थे। ये सब देखकर मैं बहुत खुश था, मगर फिर कुछ दिनों से मेरी बीवी परेशान थी। एक रोज मेरे इसरार करने पर मेरी बीवी बोली, तुम्हारा बाप बद किरदार है, तुम मेरी बेटी पर बुरी नजर रखता है। ये सुनते ही मैं गुस्से से पागल हो गया और अपनी बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारा और तलाक देकर घर से माँ बेटी को निकाल दिया। मेरा बाप शरीफ इंसान था और इसकी शराफत का एक जमाना गवाही देता था। ऐसे में इस औरत की बात पर यकीन करने की कोई तुक नहीं होती। यकीनन वो औरत खुद बुरी थी और मेरे बाप को बुरा बना रही थी। फिर मैंने अब्बा से माफी मांग ली, मगर जब से मेरी बीवी बेटी घर से गए थे अब्बा बहुत बीमार रहने लगे और बिस्तर से जा लगे। इन्हें चुप लग गई थी। इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया। मैं अब्बा का ख्याल रखता था, मगर वो दिन ब दिन बीमार होते जा रहे थे। फिर एक रात मैंने अब्बा के रोने की आवाज सुनी तो इनके कमरे में पहुंचा, मगर ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं 12 साल का था जब मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हुई। अम्मा के जाने के बाद मेरा वाहिद सहारा मेरे अब्बा रह गए थे। अब्बा को भी मेरी बहुत फिक्र थी। इन्हें एहसास था कि माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। अब्बा फौज में नौकरी करते थे। मेरी खातिर अब्बा ने सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट ले ली और अपना सारा वक्त मेरे साथ गुजारने लगे। अब्बा ने मेरी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इन्हीं की दी हुई तरबियत और तवज्जो का नतीजा था कि मैं आम लड़कों की तरह बहरारवी का शिकार नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही सुलझा हुआ नौजवान था। मैंने अपनी तालीम अपनी इम्तियाजी नंबरों के साथ हासिल की थी और हर क्लास में बेहतरीन नंबर लेकर अपने बाप का सर फख्र से बुलंद किया था। होना तो ये चाहिए था कि अच्छी तालीम हासिल करने के बाद मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल जाती, मगर यहाँ पर मेरी किस्मत मुझे धोखा दे गई। मुझे तालीम हासिल किए हुए काफी वक्त गुजर चुका था, मगर अभी तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली थी। अच्छी नौकरी के हुसूल के लिए मैंने कई जगहों के धक्के खाए थे। फौज में भर्ती होने के लिए भी बहुत कोशिश की, मगर कहीं भी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी। हर तरफ रिश्वत का बाजार गर्म था। इसके बगैर तो कहीं भी नौकरी मिलना मुमकिन नहीं थी और मैं इतना अमीर नहीं था कि किसी को रिश्वत देकर नौकरी कर लेता। हालात बहुत सख्त होते जा रहे थे। अभी तक हम दोनों बाप बेटा अब्बा की पेंशन पर गुजारा कर रहे थे। अब्बा ने जो जमा पूंजी बचा रखी थी वो मेरी तालीम पर खर्च हो चुकी थी। अब ले देकर हमारे पास एक घर बचा था जिसमें हम दोनों बाप बेटे ने सर छुपाया हुआ था। अब्बा को मेरी बहुत फिक्र थी और इनको इस उम्र में अपने लिए परेशान होता देखकर मैं बेतहाशा शर्मिंदगी महसूस करता था। मुझे अपने बाप का सहारा बनना था, मगर मेरी किस्मत के मैं अभी तक इन पर बोझ बना हुआ था। बहुत तकदोद के बाद भी जब भी मुझे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली तो थक कर मैंने एक आमियाना दर्जे की होटल में मैनेजर की नौकरी कर ली। मेरी नौकरी से अब्बा बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जब से इन्हें पता चला था तो वो बहुत गमज़दा रहने लगे थे। इनका ख्वाब था कि मैं आला अफसर बनूं, मगर मेरी किस्मत में ही बेहतरीन नौकरी नहीं लिखी थी। तो मैं क्या कर सकता। मैंने भी अब्बा को समझा बुझाकर अपनी नौकरी पर राजी कर लिया और कहा कि अब्बा, फारिग रहने से बेहतर है कि मैं 4 पैसे कमा लूं। वैसे भी आजकल के दौर में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। फिक्र नहीं करें, मैं बहुत जल्द इतना पैसा जमा कर लूंगा कि अपना कारोबार कर सकूंगा। फिर देखना, मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात सुनकर अब्बा फीका सा मुस्कुराए थे। मेरी प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी थी, इसमें बहुत वक्त लग जाना था, जबकि अब्बा चाहते थे कि मैं किसी अच्छी नौकरी पर लगते ही शादी कर लूं। खानदान और जान पहचान के अच्छे घराने जो पहले मुझे अपनी बेटी देने के लिए बहुत बेताब थे, अब मुझे रोजगार के लिए धक्के खाता देखकर और नौकरी न मिलने का जानकर मुझसे बेजार हो चुके थे। अब इन्हें मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं रही थी और ये सब अब्बा ने महसूस किया था। मैं इस मामले में खुद को इंतहाई बदनसीब इंसान समझता था।
अब्बा को परेशानी से बचाने के लिए एक रोज मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा आप मेरी फिक्र ना करें, मैं अभी शादी करना नहीं चाहता, पहले मैं अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर अब्बा भी खुश हो गए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मैंने दिन रात एक करके पैसे जोड़ना शुरू कर दिए ताकि अब्बा को उम्रा करा सकूं, मगर इंतहाई मामूली तनख्वाह में ये ख्वाब पूरा करना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं अपनी बेकार और बेमकसद जिंदगी से बहुत बेजार हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि अच्छी जिंदगी के लिए ऐसा क्या करूं कि मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएं और मेरे अब्बा भी मुझसे खुश हो जाएं। फिर इन्हीं दोनों मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जिसने मेरी जिंदगी बिल्कुल ही बदल कर रख दी। इस होटल के मालिक ने एक रोज मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहता था। मैं हैरान होता इसके कमरे में गया तो वो थोड़ा झुककर मुझसे बोला, मैं तुमसे इंतहाई अहम बात करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम ये राज अपने तक रखोगे और मेरी बात का गलत मतलब नहीं लोगे। मैं हैरान हुआ मगर इन्हें यकीन दिलाया कि वो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तभी वो बोले, बात ये है कि मेरा एक जिगरी दोस्त था जो इस दुनिया में नहीं रहा। अब इसकी बीवी और जवान बेटी इस दुनिया में तन्हा रह गए हैं। मेरे दोस्त ने पसंद की घर से भागकर शादी की थी, लिहाजा इन दोनों का अपना खानदान वालों से राब्ता नहीं रहा। वो 16 बरस की कम उम्र लड़की थी, नादानी में भाग गई और अकरम के साथ भागकर शादी कर ली। बाद में अपने खानदान और घर वालों दूरी ने इसे एहसास दिलाया था कि इसने ये कदम उठाकर कितना बड़ा गुनाह किया और अपने घर वालों को भी नाराज कर चुकी है। इसने अपने घर वालों को मनाने और इनसे माफी मांगने की भी कोशिश की थी, मगर इन लोगों ने अपनी बेटी से ताल्लुक नहीं जोड़ा। यही हाल अकरम के घर वालों का भी था। वो औरत बहुत पारसा और नेक है, मैंने कभी भी इसकी शक्ल नहीं देखी। वो हमेशा पर्दे में रहती है। अगर अपनी कम उम्र की वजह से ये गलती की थी तो बाद में तौबा भी कर ली, मगर अफसोस दुनिया वालों की नजर में आज भी वो भागी हुई बदकिरदार औरत है। इन माँ बेटी का कोई सहारा नहीं है। अपने दोस्त की वफात के बाद मैंने इनकी जिम्मेदारी और ख्याल रखने का सोचा था, क्योंकि अकरम मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मेरा बहुत ख्याल रखता था। ये होटल भी इसी की वजह से बनाया था। अब मेरा फर्ज बनता है कि इसके जाने के बाद मैं इसकी बीवी बेटी का ख्याल रखता, मगर ये माशरा बहुत जालिम है। औरत की एक मामूली सी गलती के बाद सारी जिंदगी इस गलती को लेकर जलील और रुस्वा किया जाता है। फिर चाहे एक गलती के बाद औरत ने तौबा क्यों ना कर ली हो, माशरा इसे कबूल नहीं करता। ऐसा ही अकरम की बीवी के साथ हुआ। अकरम की वफात के बाद जब मैंने माँ बेटी का ख्याल रखना शुरू किया तो लोगों ने तरह की बातें बनानी शुरू कर दी कि ये औरत अब भी बदकिरदार है, पहले भी भागकर शादी की और अब बेवा होते ही अपने शोहर के दोस्त पर डोरे डालना शुरू कर दिए। देखना फिर सराय मर्द को फंसाकर शादी कर लेगी और जैसी माँ है वैसी ही बेटी होगी। गर्ज इसी तरह की बातें जो इस बेचारी औरत को सुननी पड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मेरे घर वालों को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने भी खूब शोर मचा। मेरी बीवी तो लड़ झगड़ कर मेके चली गई। वो मुझ पर शक कर रही थी कि मेरा इस औरत के साथ कोई चक्कर है। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो औरत मेरे लिए मेरी बहनों की तरह है। मैं अपनी बीवी के अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकता, मगर मेरी बीवी मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी और दो टोक कह दिया कि जब तक इन माँ बेटी से हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म नहीं कर लेता वो वापस नहीं आएगी। जाहिर है मैं भी मजबूर हूँ। मुझे अपना घर, अपनी बीवी, बच्चे बहुत अजीज हैं और अपनी इज्जत भी बहुत प्यारी है, लिहाजा मैंने इन लोगों के घर जाना छोड़ दिया और अपनी बीवी को मना कर ले आया। मगर मेरा ज़मीर मुझे हर वक्त मलामत करता रहता है कि मुझे इनकी फिक्र होती है। ना जाने वो बदनसीब औरतें किस तरह अपना पेट पाल रही होंगी। अकरम ने अपनी बीवी और बेटी को बहुत खुश रखा था, इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी, मगर अब इनकी कमाई का वाहिद सहारा इस दुनिया में नहीं रहा और भी कोई इनकी मदद करने को तैयार नहीं। मैं इस मामले में बहुत सोचा और फिर तुम पर मेरी नजर ठहर गई। तुम्हें 4 महीने हो गए हैं मेरे होटल पर काम करते हुए। मैं तुम्हें दिन रात परख रहा हूँ। तुम बहुत ईमानदार, सुलझे हुए और शरीफ इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ से इन माँ बेटी का ख्याल रखो, इनको पैसा खर्च और जरूरी चीजें पहुँचा दिया करो। सब कुछ मैं करूँगा, बस इन तक जाने वाला काम तुम्हारा होगा। इस तरह इनकी मदद भी होगी और मेरा घर भी नहीं टूटेगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और उम्मीद करता हूँ तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे और ना ही ये राज फाश करोगे। मालिक की बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं हैरत से मुंह खोले इसकी बात सुन रहा था। मुझे यकीन नहीं आया कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो बिना किसी गर्ज के बेसहारा लोगों की मदद कर सकते हैं। इस शख्स को
अपना घर लुटाने का खौफ भी था, मगर इसके बावजूद वो नेकी करने से बाज नहीं आ रहा था। हकीकतन वो बहुत हमदर्द और नेक फितरत का इंसान था। मैं अपने मालिक से शदीद मुतासिर और इससे वादा कर लिया कि इसका ये काम ईमानदारी से करूंगा। इस दिन के बाद मैंने बेवा औरत और इसकी बेटी का ख्याल रखना शुरू कर दिया। मैं रोज एक बार इनके घर का चक्कर लगाया करता और होटल के मालिक खुर्शीद साहब का दिया हुआ पैसा और सामान पहुंचा देता था। मैंने अब्बा को भी इस बारे में बताया था। मेरी इस नेकी पर वो भी बहुत खुश हुए थे और मुझे हिदायत दी थी कि कभी इन माँ बेटी को अकेला मत छोड़ो। शुरू में वो औरत बहुत घबराई थी और इसने मुझे अपने घर आने से भी रोका था। मैं जवान मर्द था, मेरी वजह से इसकी जिंदगी में मुश्किल पड़ सकती थी, मगर कुछ दिन के बाद इसे मुझ पर यकीन हो गया कि मैं इसे परेशान नहीं करता। खुर्शीद साहब की हिदायत के मुताबिक इसका ख्याल रखता हूँ, तो वो खामोश हो गई। मगर मोहल्ले के लोग एक बार फिर से चेमगोइयों में करने लगे, मगर मैंने तवज्जो नहीं दी। लेकिन फिर वो हुआ जिसने मुझे इंतहाई फैसला करने पर मजबूर कर दिया। एक रात जब मैं घर जा रहा था तो मेरे नंबर पर इस बेवा औरत की कॉल आई। मैं हैरान होते हुए कॉल अटेंड की, तो क्योंकि मैंने जब इसे नंबर दिया था तो इसने कभी भी मुझसे राब्ता नहीं किया था। तभी आज रात के वक्त कॉल कर मुझे चौंका दिया था। फोन पर इसकी बेटी थी, वो बहुत घबराई हुई थी। बोली, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, वो आंखें नहीं खोल रही, आप प्लीज हमारी मदद करें। वो लड़की बहुत घबराई हुई थी। ये सुनते ही मैं फौरन इसके घर की तरफ दौड़ा। लड़की दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे आता देखकर जल्दी से अंदर गई। इसकी माँ बेहोश पड़ी थी। मैंने जल्दी से इस औरत को उठाया और अस्पताल ले गया। टेंशन और परेशानी से इस औरत का ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, जिसकी वजह से वो बेहोश हुई थी। डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन दिए और कुछ जरूरी हिदायत देकर फारिग कर दिया। वो औरत मेरी बहुत शुक्रगुजार थी। अगर मैं न पहुंचता तो वो मौत के मुंह में जा सकती थी। मैं इन्हें लेकर घर पहुंचा। इसी वक्त साथ वाले घर से एक औरत ने झांक कर देख लिया और मैं जब घर जाने के लिए बाहर निकला तो बहल्ले के कुछ मर्द बाहर खड़े थे। इन माँ बेटी को लेकर वो मुझसे इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू करने लगे। तभी मेरा जवाब दे गया और इंतहाई अकड़पन से कहा कि आप लोग अपने काम से काम रखें। अगर आप अपने महल्ले वालों का ख्याल नहीं रख सकते तो इनके मामलात में भी दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं। वो कौन है, क्या करती है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। वो अपने घर में रहती है, लिहाजा बेहतर होगा आप लोग भी अपने घरों तक महदूद रहें। मेरे सर लहजे पर कहने पर सबको चुप लग गई, मगर वो असल में घटिया फितरत के मर्द थे। इस रोज के बाद जैसे इनको लगा इस घर का दरवाजा हर मर्द के लिए रात में खुल सकता, उन्होंने इन माँ बेटी का जीना हराम कर दिया। रात होते ही इनके घर का दरवाजा बजाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश करते और दिन में महल्ले की औरतें आकर गालम गलौज और इल्जाम तराशी करती। इनकी वजह से इस औरत की बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि ये सारी बातें स्कूल के प्रिंसिपल के कानों तक पहुंच चुकी थी। मैं इस रात हुई तल्ख कलामी की वजह से शर्मिंदा था और कुछ दिन इनके घर नहीं गया। मगर फिर इनके अकेले होने का ख्याल आया तो इनका अहवाल लेने पहुंचा और तब जाना कि इस रात के बाद वो माँ बेटी किस अजियत से दो चार थी। ना वो दिन में सुकून से रह सकती थी और ना रात को सुकून से सो सकती थी। मेरे जाते ही वो माँ बेटी फूट फूट कर रोई और सारी बात बताई। मेरे दिल पर ढेरों बोझ आन गिरा। तब मैंने अचानक इस औरत निकाह का सोचा और खुर्शीद साहब को सब बताकर इनकी मदद मांगी। मेरी बात सुनकर खुर्शीद साहब बहुत खुश हुए। फिर न जाने किस तरह और क्या कहकर उन्होंने इस बेवा औरत नाजिया को मेरे साथ निकाह करने पर राजी किया और मुझे भी कह दिया कि मैं सादगी से निकाह करके नाजिया और इसकी बेटी को अपने घर ले जाऊं। नाजिया बहुत घबराई हुई थी। इसे खौफ लाहक था कि जाने ये फैसला ठीक भी था या नहीं। अलबत्ता इसकी बेटी बहुत पुरसुकून थी और इस सोच से खुश थी कि इस महल्ले से इनकी जान छूटने वाली थी। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा, आपकी परेशानी और खौफ को समझ सकता हूँ। मेरा यकीन रखे, मैं गरीब जरूर हूँ मगर कमजोर और घटिया नहीं। आपको कभी भी मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आपकी बेटी मुझे सगी बेटी की तरह अजीज है। मैं इसे भी पुरसुकून जिंदगी दूंगा। ये निकाह करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज महल्ले के आवारा मर्द और लड़के सिर्फ दरवाजा बजाकर आप लोगों को परेशान करते हैं, मगर जरूर नहीं कि वो सिर्फ यही ओछी हरकतें करें। अगर
कभी वो लोग घर में की दीवारें फलांकर अंदर आ गए तो आप माँ बेटी को इस जुल्म से कोई नहीं बचा सकता। मेरी बात सुनकर नाजिया डर गई। ये सच भी था। अगर कभी ऐसा हो जाता तो इनकी इज्जत दागदार होने से कोई नहीं बचा सकता था। और फिर इसके साथ इसकी मासूम बेटी भी थी जो सिर्फ 15 बरस की थी। तभी नाजिया ने सारे वहम दिल से निकाल दिए। फिर मैंने इससे निकाह कर लिया। मैं बहुत खुश था। एक तरफ वो बेवा औरत को सहारा देने का एहसास था, दूसरी तरफ मैं इसे दिल से पसंद करने लगा था। मैं छोटी उम्र का नौजवान था। वो शायद ही मुझसे 2-3 बरस बड़ी होगी मगर मुझसे छोटी लगती थी। अब्बा को मैं पहले ही सारी सूरत हाल के बारे में बता चुका था। अब्बा पहले परेशान तो हुए मगर जब सारी कहानी सुनी तो मुझे निकाह की इजाजत दे दी। निकाह के बाद नाजिया को इसकी बेटी के साथ अपने घर ले आया। अब्बा ने बहुत दिल से माँ बेटी का इस्तेकबाल किया था और बहुत प्यार से मेरी सुतेली बेटी हिरा के सर पर हाथ रखा था। अब्बा के खुलूस और अपनायत से मेरी बीवी नाजिया और हिरा के दिल में जो खौफ था वो जाता रहा और दोनों पुरसुकून हो गईं। और फिर कुछ दिनों में मैंने और अब्बा ने ये बात साबित भी कर दी कि हमने वाकई दिल से माँ बेटी को अपनाया था। और अब तो मेरे अब्बा भी बहुत खुश थे। अक्सर मुझसे कहते कि तुमने बहुत अच्छा किया नाजिया से निकाह करके। मुझे एक साथ 2 बेटियां मिल गई। मुझे भला और क्या चाहिए। मेरे घर में तो रौनक लग गई। मैं अब्बा की बात सुनकर मुस्कुरा देता। सच तो ये था कि नाजिया का साथ पाकर मैं भी बहुत खुश था। वो वाकई नेक और मुखलिस औरत थी। अब्बा हिरा को बहुत प्यार करते थे, सगी बेटी की तरह इसका ख्याल रखते और अपनी पेंशन के पैसे भी इस पर लगाना शुरू कर दिए थे। नाजिया से निकाह के बाद मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। जो इतने अरसे से नौकरी के लिए धक्के खाता रहा था, अचानक ही मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल आई जहां 1 साल पहले मैंने नौकरी की दरख्वास्त दी थी। इन कंपनी में एक सीट खाली थी। जो जमा की हुई दरख्वास्तों में से एक की सिलेक्शन हुई। मेरी खुशनसीबी के वो इंसान मैं था। मुझे वहाँ पर नौकरी मिल गई। खुशी से मेरे तो कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे। ये सब यकीनन नाजिया के बाबरकत कदमों की बदौलत हुआ था और मेरे लिए खुशबख्त साबित हुई थी। मैं नाजिया से बहुत प्यार करता था और इसे हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था। हिरा को भी शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराया था और वो भी बहुत खुश थी। मेरी जिंदगी में सुकून आ गया था। मेरे निकाह से मेरे खानदान के कुछ लोगों ने बातें भी बनाना शुरू कर दी मगर अब्बा ने ये कहकर कि मैं अपने बेटे के फैसले को दिल से कबूल कर चुका हूँ, सबका मुंह बंद कर दिया था। अब हमारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी मगर ये खुशफहमी भी चंद दिनों में खत्म हो गई। कुछ वक्त से महसूस कर रहा था कि नाजिया बहुत चुप सी रहने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे कोई परेशानी हो। यही हाल हिरा का भी था। वो बहुत परेशान थी और बौखाई हुई लगती थी। मैंने 1-2 बार नाजिया से पूछा भी मगर इसने टाल मटोल से काम लिया तो मैं भी खामोश हो गया। शायद माँ बेटी को कोई जाती मामला था जो वो मुझे नहीं बताना चाहती थी। मैंने भी ज्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा मगर फिर कुछ दिनों में मैंने कायदा भी खुल किया। जब एक रोज ऑफिस से वापस आया तो नाजिया और हीरा रो रही थी। मुझे आता देखकर आंसू छुपाने लगी। मैं परेशान हो गया और बेख्तियार नाजिया का हाथ थाम कर बोला, मैं काफी दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि दोनों बहुत परेशान हो और अब तो रोता भी देख लिया है। मुझे बताओ क्या परेशानी है। जो भी है खुलकर कहो। मेरे होते हुए इस तरह घुट घुट कर रोती रहोगी तो मुझे तकलीफ होगी। मेरी बात सुनने की देर थी नाजिया फट पड़ी और रोते हुए कहने लगी, बात ऐसी है कि आपसे कह नहीं सकती। मैं तो बहुत खुश थी। आपसे शादी कर मेरी जिंदगी में सुकून आ गया था मगर लगता है अभी भी मेरे गुनाहों की बख्शिश नहीं हुई। आपसे निकाह करके मैंने अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती कर ली। आपका बाप बदकिरदार इंसान है। आपकी नजर में अच्छा बनने के लिए पहले तो उन्होंने हम माँ बेटी को कबूल किया और बाप वाला मान दिया मगर अब वो मेरी बेटी पर बुरी नजर रखता है। मेरी बेटी को बहुत परेशान करता है। ये सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। मैं पत्थर का हो चुका था। मैं सोच भी नहीं सकता था नाजिया ऐसी कोई बात करेगी। वो मेरे शरीफ बाप पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही थी। अगले लम्हे मेरी हैरत गुस्से में बदली और मैंने तेज में आकर नाजिया के मुंह पर थप्पड़ मारा और बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे शरीफ बाकिरदार बाप
बाप पर ऐसे गंदे इल्जाम लगाते हुए मैंने तुम लोगों को सहारा दिया और कभी भी तुम्हारी बेटी को गैर नहीं समझा, हमेशा सगी औलाद की तरह प्यार दिया और इसका तुम मुझे ये सिला दे रही हो कि मेरे बाप पर इल्जाम लगा दिया जो तुम दोनों अपनी बेटियां समझते हैं और शुरू दिन से ही तुम दोनों का ख्याल रखा, अपने घर का फर्द बनाया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने सोचा भी कैसे कि मुझे मेरे बाप के खिलाफ करोगी। मेरी जिंदगी में जो अहमियत मेरे बाप की है वो किसी की भी नहीं। अब तुम लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकल जाओ अभी इसी वक्त मेरे घर से। इसके बाद मैंने नाजिया को तलाक देकर घर से निकाल दिया, इसे एक बार भी सफाई का मौका नहीं दिया। मैं अपने बाप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। जिस शख्स ने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, मेरी बीवी इसी शख्स पर इल्जाम लगा रही थी। मैं ये शोर शराबा भी सुन चुके थे और तब से अपने कमरे में बंद थे। शर्मिंदगी और जिल्लत से मेरा सर झुका हुआ था। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं किस मुंह से अपने बाप से माफी मांगू, मगर फिर हिम्मत करके मैं अब्बा से रोकर माफी मांगी। अब्बा बिल्कुल खामोश थे और इनकी चुप मुझे रुला रही थी। मैंने दोबारा पलटकर नाजिया और हीरा की खबर नहीं ली। मेरी जिंदगी वीरान हो चुकी थी। मैं खामोशी से ऑफिस जाता और बाकी का वक्त अब्बा का ख्याल रखने लगा, मगर इन्हें न जाने क्या हुआ कि नाजिया और हीरा के जाने के बाद वो बीमार होकर बिस्तर पर से जा लगे। वो बिल्कुल नहीं बोलते थे, बस खामोशी से छत को घूरते रहते। वो बोलना भूल चुके थे। इनको खाने पीने का भी होश नहीं रहा। मुझे इनकी बहुत फिक्र होती थी और नाजिया पर शदीद गुस्सा आता, जिस औरत की वजह से मेरे बाप की ये हालत हुई थी। एक रात जब मैं सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था तो अचानक मैंने अब्बा के रोने की आवाज सुनी। मैं घबरा गया, भागकर अब्बा के कमरे में गया तो अब्बा को संभालना चाहा, मगर अगले ही पल मेरे होश उड़ गए क्योंकि अब्बा मुझे देखते ही मेरे कदमों में गिर गया और रोकर मुझसे माफी मांगने लगे। मैं तड़प गया और अब्बा को बाजू से पकड़कर बिठाया और बोला, अब्बा आप क्या कह रहे हैं? आप माफी क्यों मांग रहे हैं? गलती तो मैंने की है, इस औरत से निकाह करके माफी मुझे मांगनी चाहिए। मेरी वजह से आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगा। मेरी ये बात सुनकर अब्बा रोते हुए बोले, मैं गुनाहगार हूँ मेरे बेटे, वो इल्जाम नहीं सच है। तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो दोनों माँ बेटी बहुत मासूम थी और मैं बदबख्त जो इस उम्र में आकर बहक गया। सारी जिंदगी औरत के बगैर गुजारी, कभी औरत की जरूरत महसूस नहीं हुई, मगर तुम्हारी शादी के कुछ वक्त बाद मुझे भी शिद्दत से एहसास होने लगा कि मेरी बीवी होती मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। और फिर न जाने कब कैसे हीरा पर मेरी नीयत खराब हो गई। मैं वाकई इन माँ बेटी को परेशान कर रहा था और नाजिया को मजबूर कर रहा था कि वो अपनी बेटी का निकाह मुझसे करा दे। इस बेचारी ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि इसकी बेटी बहुत मासूम है और बूढ़े आदमी से वो कैसे निकाह कर सकती थी, मगर मैंने जब मुसलसल इनकार सुना तो इनकी बेटी को धमकियां देने लगा। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं नाजिया पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर इस घर से निकाल दूंगा। और इसी रोज के बाद जब वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी तो इस रोज नाजिया को बहुत बड़ी खुशी की खबर मिली थी, मगर मुझ बदबख्त ने तब भी तुम्हारा एहसास नहीं किया। नाजिया तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये खबर सुनकर मैं बजाय शर्मिंदा होने के इसकी कमजोरी का फायदा उठाया और इसे धमकाया था। तुमने भी इसकी बात सुनकर तस्दीक करने की जहमत नहीं की और इसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। तब मेरी आंख खुल गई। तुम्हें उदास देखकर मेरा दिल कटता और एहसास है कि मुझे जीते जी मार दिया कि तुम बाप बनने की खबर भी नहीं सुन सके। मेरा ज़मीर मुझे हर वक्त मलामत करता है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं तुमसे किस मुंह से माफी मांगू। जाओ बेटा, अपनी बीवी को जाकर मना लो और अपनी बीवी के साथ वहीं रह जाना जब तक मैं जिंदा इस घर में हूँ। वापिस मत आना। मैं बदकिरदार इंसान हूँ। हो सके तो अपनी बीवी बेटी से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। अब्बा की बात सुनकर मैं बेदम हो गया। अब्बा ने मेरा मान तोड़ा था। मैं अब्बा पर अंधा एतमाद करता था, मगर कभी नहीं जान पाया कि वो मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते थे। इनकी वजह से मैं अपनी खुशियों से महरूम हो गया था। मैंने अब्बा की किसी बात का जवाब नहीं दिया और लड़खड़ाते कदमों से पलटा और घर से निकल गया और बेताब सा नाजिया के पुराने घर की तरफ दौड़ा। मेरी तवक्का के मुताबिक वो अपने घर में ही थी। आधी रात को दरवाजा बजाने पर वो बहुत डरते हुए दरवाजे पर आई, मगर मुझे देखकर हैरान रह गई। फिर नाराजी से मुंह मोड़कर दरवाजा बंद करना चाहा, मगर मैंने जल्दी से इसे रोक दिया, इससे माफी मांगी और इसे
बताया कि आज मुझे मेरे बाप ने अपनी असलियत बता दी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने रो रो कर नाजिया से माफी मांगी थी और अल्लाह का भी शुक्र अदा किया था कि मेरी होने वाली औलाद ने मुझे हमेशा के पछतावे से बचा लिया। मैं नाजिया और हिरा का बहुत ख्याल रखता था, इन्हें कभी कोई परेशानी आने नहीं दी थी और फिर वो माँ बनने वाली थी। शायद यही वजूहात के इस थोड़ी सी पसे पुष्ट के बाद मुझे माफ कर दिया, मगर मेरे घर जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने भी इसे मजबूर नहीं किया। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं अब्बा से नाराज था, मगर मुझे इनकी फिक्र आज भी थी। मैंने पहली फुर्सत में अपने एक दोस्त की मदद से एक मुतल्लिका बड़ी उम्र की औरत से अब्बा का निकाह पढ़वा दिया। मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि अब्बा ने मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब की थी। मुझे चाहिए था कि मैं खुद इस बात का एहसास करता और अब्बा की शादी करा देता तो ये नौबत न आती। खैर, अब भी देर नहीं हुई थी। मैंने अब्बा की शादी करवा दी। हमारा घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। इसे बेचकर 2 छोटे छोटे घर खरीद लिए। एक घर में अब्बा को इसकी बीवी के साथ शिफ्ट किया और दूसरे घर में नाजिया और हिरा को लेकर शिफ्ट हो गया, क्योंकि मेरी गैरत को ये हरगिज गवारा नहीं था कि मैं अपनी बीवी के पहले शौहर के घर में रहता। और अब मैं बहुत खुश था। मेरे इस इकदाम ने नाजिया के दिल से मेरे खिलाफ नाराजगी मिटा दी और मैंने हिरा से भी माफी मांगी और इससे वादा किया था कि दोबारा इसकी जिंदगी में ऐसा कोई तकलीफ का मामला नहीं आने दूंगा। और आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इज़हार करिए और मज़ीद इस तरह की सबक आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।